फ्रेंड, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिए थे कि वैद्युत फ्लक्स होती क्या है। तो बताया गया था परिभाषा के तौर पे कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बताइए? इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ऐसे करके होता है। देख लेते हैं। फाई ई बराबर होता है, निकाला गया था कि ई ए कॉस थीटा आया था, ठीक है। तो इसका अगर मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा एक मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और दूसरा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, ठीक है। यह एक अदिश राशि होती थी जिसकी दिशा नहीं होती थी, केवल परिमाण मिलता था। ई एक सदिश राशि, क्षेत्रफल एक सदिश राशि, लेकिन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अदिश राशि, यानी इसको सदिश रूप में ऐसे लिखते हैं कि फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ऐसे करके हमने बताया था। और ये तब होता था जब पृष्ठ एक समान हो, लेकिन अगर पृष्ठ आलू के जैसे हो, अलग अलग हो, तब वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आया था फाई ई बराबर पृष्ठ समाकलन, ठीक है। पृष्ठ समाकलन क्या आया था? वेक्टर ई डॉट डी ए कह लो या फिर यहीं पे डी एस लिख दो, जो समझ में आए वो कर दो। इतना तक हम लोग कल पढ़ लिए थे और उसमें कुछ कंडीशन भी देखी गई थी कि जब तल समांतर हो, तल लंबवत हो, तब क्या होता है। तो बताया गया था, जहाँ उसको भी डिवाइड कर लें कि वेक्टर ऐसे है वैद्युत क्षेत्र, और अगर हम तल को ऐसे रख दिए तो तल तो लंबवत है लेकिन थीटा बराबर कितना होगा? 0 अंश होगा। क्यों? क्योंकि तल के रिस्पेक्ट में बताए थे कि कभी भी आप कोण निकालेंगे तो 90 अंश माइनस जितना कोण यहाँ बनेगा उसको लिख देंगे, 90 अंश माइनस जो कोण यहाँ बनेगा। तो अगर तल लंबवत है तो लंबवत के लिए 90 अंश, तो 90 में 90 जाए 0। अगर तल को हम ऐसे रख दिए, वैद्युत क्षेत्र से तल को हमने ऐसे रख दिया 30 अंश कोण पर, चाहे 60 अंश कोण पर, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 90 माइनस 60 कर देंगे, 30 आ जाएगा। ऐसे करके बताया गया था। और बताया गया था कि तल की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है, यानी क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। फिर वैसे करके आप 90 माइनस थीटा करके लगा लेंगे। चलिए, आज हम लोग को पढ़ना है गॉस की प्रमेय। आज हमको पढ़ना है गॉस की प्रमेय। ये गॉस की प्रमेय क्या है? तो कल हम लोगों ने देखा कि अलग अलग प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं जिनसे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं अलग अलग हो सकती हैं। जरा एक छोटी सी बात को देखिएगा कि मान लीजिए मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है। तो इस प्लस क्यू चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी ऐसे, ठीक है। आप लोग ड्राइंग किए होंगे तो कभी सूर्य की किरणों को ऐसे बनाए होंगे, ठीक है। तो वही मान लीजिए सूर्य की किरणें बना देते हैं। गिनिए तो जरा कितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं, समझने के लिए गिन लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं? 18 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अब हमको निकालना है कि वैद्युत फ्लक्स कितना है। समझिएगा इस बात को। हमने एक बार ले लिया गोला, हमने इसके चारों तरफ क्या ले लिया? एक गोला ले लिया, और आपसे पूछा जाए कि बताइए वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो आपको बताया गया वैद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो अगर ये गोला है, ऐसे पृष्ठ बना हुआ है, तो उसके अंदर से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं? गिने अभी हम 18। इस टाइम कहेंगे कि यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना है? 18, क्योंकि ये जो आकृति बन रही है गोला, इससे 18 वैद्युत बल रेखाएं से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। सभी ऐसे क्या हो रही है? ऐसे बाहर निकल रही है। चलो, अब अगले में क्या करते हैं कि हम इस गोला को हटा देते हैं। गोला को हटा के एक घन बना दें। गोला को हटा क्या कर दें? एक घन बना दें ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला एक हमने घन बना दिया। अब पूछा जाए कि बताइए इस घन से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं? क्या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। तो घन से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं? 18। समझ में आ रहा है? गोला ले लिए तो उससे भी 18 गुजर रही है।
घन बना लिया हमने तो उससे भी 18 गुजर रही है। चलो अब हम इसको क्या कर लेते हैं कि बेलन बना देते हैं। ऐसे हमने बेलन बना दिया। अब पूछा जाए कि बताइए इस बेलन से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं? कितनी? जितनी यहाँ बन रही उतनी तो गुजर रही है, 18। ठीक, चलो एक आलू बना लो। आलू किसी डिजाइन का हमने बना लिया, आलू जैसे, जिसका कोई शेप नहीं है। अब बताइए इस आकृति से, जिसकी कोई निश्चित आकृति ही नहीं है, उससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं? 18। यानी हम आवेश की चारों तरफ कोई भी आकृति बना दें, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। ये तभी हो रहा है जब आवेश उसके अंदर रखा है। अगर आवेश किसी पृष्ठ के अंदर रखा जाए तो उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आकृति या कुछ भी लो, पृष्ठ कोई भी लो, गोला लो, बेलन लो, घन लो, घनाभ लो, आलू लो, कौड़ा लो, है ना, और क्या, बैगन ले लो, कोई भी आकृति ले लो। ठीक है, कोई भी आकृति। चलो ये बैगन ले लिया हमने, ये बैगन हो गया। कोई भी आकृति लो, हमेशा कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी? 18। ये तभी हो रहा है जब आवेश उसके अंदर रखा है। तो हमने एक बात देखा कि पृष्ठ पे निर्भर नहीं कर रहा है, वैद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है? पृष्ठ पे निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन कल के हम लोग हेडिंग में पढ़े थे कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। ये बताया गया था, E A cos थीटा, ऐसे बताया गया था। फाई का वैल्यू E A cos थीटा, यानी वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। यहाँ पे ये तब लिया गया था जब आवेश यहाँ पे था और क्षेत्रफल हमने ऐसे लिया था, खुला आवेश ये था और क्षेत्रफल हमने ये लिया था। और तब कहे थे कि यदि खिड़की थोड़ा सा खोलेंगे तो प्रकाश की किरणें कम जाएंगी, खिड़की पूरा खोलेंगे तो प्रकाश की किरणें बड़ी अधिक जाएंगी, और खिड़की को बढ़ा देंगे तो और प्रकाश की किरणें जाएंगी, खिड़की को हटा देंगे तो कम प्रकाश की किरणें जाएंगी। यानी अगर यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो जितना ज्यादा इसको ओपन करेंगे या जितना ज्यादा इसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतनी अधिक वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर से होकर गुजरेंगी और वैद्युत फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इस पृष्ठ पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा है। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है? तो अंतर यहाँ ये है कि ये जो आवेश रखा गया है ना, ये जो आवेश को हम रखे हैं इस पृष्ठ के कहाँ रखे हैं? अंदर रखे हैं। और ये पृष्ठ चारों तरफ से क्या है? पैक है। पृष्ठ चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसके अंदर आवेश को रखा गया है। और यहाँ बताइए, आवेश तो बाहर होता है, हाँ बाहर ही है, आवेश बाहर है, लेकिन ये पृष्ठ क्या चारों तरफ से इसको घेर रहा है? नहीं घेर रहा है। तो अगर पृष्ठ चारों तरफ से नहीं घेर रहा है तो ये सूत्र होता है फाई बराबर E A cos थीटा, जहाँ दिखाता है कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है? अनुपाती होता है। लेकिन अगर आवेश किसी बंद बर्तन के अंदर रख दिया जाए जिसका कोई शेप हो चाहे ना हो, तब वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश ये जो क्षेत्रफल है, कहने का मतलब ये जो घन है हम छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए, अगर हम घन को यहाँ पे छोटा ही बना दे, देखो एक घन हम ऐसे बना दिए, छोटा में ये वाला घन बना दिए, इससे भी कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? 18 ही। बड़का से भी 18, छोटे से भी 18 ही गुजर रही है। ये तब हो रहा है कि जब आवेश को कहाँ रखा गया? उस पृष्ठ के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो इसके संबंध में गॉस ने एक नियम दिया। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि वैद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल के अनुपाती होता है, और क्षेत्रफल जब खुला हुआ हो, वो तल खुला हुआ उसको चारों तरफ से घेरे ना, तब फाई बराबर E A cos थीटा होता है। यहाँ पे फाई लिखते हैं, फाई बराबर E A cos थीटा। लेकिन अगर वही आवेश को पृष्ठ चारों तरफ से घेर ले, आवेश को पृष्ठ चारों तरफ से घेर ले, तब पृष्ठ पे निर्भर नहीं करता है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। अगर गोला है ये वाला गोला तो इसका क्षेत्रफल कुछ और होगा। अगर बड़ा वाला गोला बना दे, इतना बड़ा वाला गोला, तो उसका क्षेत्रफल कुछ और होगा, अधिक होगा। तो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तब नहीं निर्भर करता है कि गोला छोटा है कि बड़ा है। अगर यही गोला छोटा बना दे तो अब भी 18 ही गुजरेंगी, बड़ा बड़ा है तब भी 18 ही गुजरेंगी। और ये तब हो रहा है कि जब आवेश को हमने क्या किया है? बंद किया है, उस पृष्ठ के अंदर रखा है। तो इसके संबंध में गॉस ने एक नियम दिया जिसको गॉस की प्रमेय के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया कि चाहे कोई भी आकृति हो, घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, कुछ कोई भी आकृति हो, गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो निश्चित होता है। और वो निर्भर नहीं करता है इस पे, इन आकृतियों पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस पे निर्भर करता है कि आवेश कितनी
ताकत का है, आवेश कम कूलाम का है कि ज्यादा कूलाम का है, इस पे निर्भर करता है। तो देखिए उन्होंने बताया ना कि गॉस ने बताया कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश की मात्रा पे निर्भर करता है, आवेश की मात्रा पे निर्भर करता है। अगर आवेश की मात्रा कम है, मतलब 1 कूलाम का आवेश है, तो 1 कूलाम आवेश से 2 वैद्युत बल लिखा, मान लो 6 वैद्युत बल निकले। 1 कूलाम आवेश है तो 1 कूलाम आवेश से मान लीजिए 6 वैद्युत बल लिखा निकले, ऐसे एक इधर और एक इधर, ऐसे 6। लेकिन अगर यही आवेश की मात्रा बढ़ा दें, 2 कूलाम कर दें तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, 3 कूलाम आवेश कर दें तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या और बढ़ जाती है, और जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी उतना ही ज्यादा वैद्युत फ्लक्स बढ़ेगा। ये तो हम लोग पीछे ही देख चुके हैं, ठीक है, कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश की मात्रा के अनुपाती होता है, ना कि पृष्ठ के। वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो पृष्ठ पर नहीं निर्भर करता है, बल्कि किस पे निर्भर करता है, आवेश पे निर्भर करता है जिसको उसके अंदर रखे हैं। अगर कम ताकत वाला आवेश रखा है तो कम वैद्युत बल रेखा होगी, ज्यादा ताकत वाला आवेश रखे हैं तो ज्यादा वैद्युत बल रेखा होगी। तो उन्होंने बताया गॉस ने कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो आवेश की मात्रा के अनुपाती होता है। जब इस अनुपाती चिन्ह को हटाया तो एक कांस्टेंट जोड़ा उन्होंने, अनुपाती चिन्ह को हटाया तो एक कांस्टेंट जोड़ा, और उस कांस्टेंट को लिखा उन्होंने 1/ε0, 1/ε0, यानी निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्यों लिया गया? क्योंकि हम लोग को ये पता है कि वायु या निर्वात में किसी आवेश को रखते हैं तो वो माध्यम हमेशा उसको इतने टाइम क्या कर देता है, कम कर देता है, घटा देता है। कहने का मतलब कि अगर आवेश के कारण 10 वैद्युत आवेश की ताकत कुछ है, मान लो 10 कूलाम, तो 10 कूलाम के कारण वैद्युत बल रेखाएं निकलनी चाहती थी 100 मान लो, लेकिन ये क्या करता है, उसको घटा देता है। मान लो अगर इसका मान 10 है तो 100 में 10 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 10, तो ये 100 में से 10 वैद्युत बल रेखाओं को ही निकलने देगा, 90 को क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है, ऐसे करके। यानी उन्होंने बताया कि किसी पृष्ठ से बद्ध, यानी पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को रखते हैं तब उससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश की मात्रा का 1/1 मतलब 1/ε0 गुना होता है। गुणा है ना। अगर यहीं पे 2 लिखते हैं, जैसे Q × 2 लिखते हैं तो आप लिखते हैं आवेश की मात्रा का 2 गुना होता है। 3 लिखते हैं तो आवेश की मात्रा का 3 गुना होता है। लेकिन हमने 2, 3 नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है 1/ε। तो आप कहोगे कि आवेश की मात्रा का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी पृष्ठ से बद्ध, मतलब कोई भी पृष्ठ हो, कैसा भी बंद पृष्ठ होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में रखे हुए आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय क्या है, कथन लिखिए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में रखे हुए कुल आवेश की मात्रा का, या उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। आप इसको ना जैसे लिखना ना हिंदी में, तो इसको हमेशा ऐसे लिख देना, इसको पढ़ लेना 1/ε0 गुना होता है, ऐसे लिखना। ये नहीं कि हम लिखेंगे ऐसे 1/ε, ऐसे नहीं लिखेंगे ना, ये गलत है। कैसे लिखेंगे? बस 1/ε0 कर दो और लिख दो गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय बताता है कि किसी भी बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आवेश की मात्रा, उस पृष्ठ के अंदर आवेश रखा है, जितना आवेश रखा है उस आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखा जाए, गॉस की प्रमेय को लिखा जाए। गॉस की प्रमेय को लिखा जाए, लिखेंगे किसी पृष्ठ से बद्ध, किसी बंद पृष्ठ लिखिए, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में, यानी उस बंद पृष्ठ में रखे, उस पृष्ठ में रखे
हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में रखे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके, कितना होता है 1/ε0। तो यहाँ पे हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q का गुना होता है, मतलब Q का 1/ε0। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q/ε0। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो सीधे सीधे आवेश की मात्रा पे निर्भर करता है और किसी बात पे निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कौन सी आकृति का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि आवेश को उस पृष्ठ के अंदर रखना है। अगर आवेश को उस पृष्ठ के बाहर रखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। अगर आवेश को हमने उस पृष्ठ के बाहर रख दिया तो क्या होगा, देखिए एक डिजाइन बना के दिखा देते हैं। मान लो कि ये गोला है, ओके, ये गोला है और इसके अंदर हमने प्लस Q चार्ज को रखा है। इसके अंदर हमने प्लस Q चार्ज को रखा है यहाँ पे। तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर निकलेंगी ना, ऐसे सभी दिशाओं में ऐसे निकलेंगी। चलो एक बना लेते हैं। ठीक है, सभी दिशाओं में ऐसे बाहर निकली। और जब सभी दिशाओं में ऐसे बाहर निकली तो हम कहेंगे इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गिन लेंगे जितना है, या फिर हम उससे सॉल्व कर लें Q/ε0 के बराबर होता है। लेकिन हमने कहा कि अगर आवेश को बाहर रखा जाए, जैसे मान लीजिए ये गोला है और आवेश को हमने यहाँ रख दिया बाहर। अब पूछा जाए कि इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो आपका सीधे सीधे एक आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि कहा गया है किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में रखे हुए कुल आवेश का। तो ये बंद पृष्ठ है, तो इससे वैद्युत फ्लक्स अगर हमको निकालना है तो इसके अंदर देखेंगे कितना आवेश रखा गया है। कितना आवेश रखा गया है? एक भी नहीं, 0, कोई आवेश नहीं है। तो कुल आवेश यानी 0 का ε0, तो 0 में किसी भी संख्या गुणा करो तो क्या होगा, 0 होगा। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे हम ऐसे भी दे सकते हैं, क्या इससे वैद्युत बल रेखाएं नहीं निकलेंगी? आंसर निकलेंगी। देखो अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है ना, इधर वाली निकलेंगी, इधर वाली भी निकलेंगी। हम थोड़ा इधर वालों को बना रहे हैं। एक वैद्युत बल रेखा ऐसे जाएगी, दूसरी ऐसे जाएगी, तीसरी ऐसे जाएगी, चौथी ऐसे जाएगी, पांचवी ऐसे गई, छठवीं ऐसे गई, सातवीं ऐसे गई, आठवीं ऐसे गई, नौवीं इधर चली गई। चलो मान लो 9 वैद्युत बल रेखाएं थी इस साइड में। क्या इस पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है कि नहीं? आंसर जी गुजर रही है। देखो इस पृष्ठ से अंदर इंटर हो रही है कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पे एक क्षेत्रफल ले लें, क्षेत्रफल, तो उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं है कि नहीं? आंसर है वैद्युत बल रेखाएं। तो क्यों वैद्युत फ्लक्स शून्य हो गया? अगर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उस पृष्ठ से, ऐसे गुजर रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स होना चाहिए ना। शून्य क्यों हुआ है? तो इसलिए शून्य हुआ है क्योंकि अगर यहाँ से इसको चेक किया जाए 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 लाइनें हैं, 7 वैद्युत बल रेखाएं हैं, इसके अंदर से इंटर तो हो रही है ना, इंटर हो रही है। तो 7 वैद्युत बल रेखाएं इसके इस एरिया से, इधर वाले से बाहर भी तो निकल रही हैं। 7 अगर इंटर हो रही है तो 7 क्या हो रही है? बाहर भी निकल रही है। तो अगर 7 इंटर हो रही है तो उनको अगर लिख दे +7, तो जो बाहर हो रही है उनको क्या लिखना पड़ेगा? -7। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम एक एरिया बनाए तो इस एरिया का डायरेक्शन ऐसे होगा, और यहाँ पे एरिया बना है एक छोटा सा, तो एरिया की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे। तो दोनों क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत। जब दोनों क्षेत्रफल एक दूसरे के विपरीत हो गए तो याद रखिए पृष्ठ के अंदर आने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हमेशा माइनस के साथ लिखते हैं, और पृष्ठ से बाहर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हमेशा प्लस के साथ लिखते हैं। तो कितनी इंटर हुई? 7 इंटर हुई तो -7, और कितनी बाहर निकली? +7। तो टोटल कितना हो गया? 0। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? सारी वैद्युत बल रेखाएं तो बाहर निकल रही है, कोई इंटर हो रही है?
नहीं, इसलिए यहाँ पे टोटल प्लस में मिलेगा, हमको गिन लेंगे जितना वैल्यूज बल लिखा होगी। अगर यही एक घन बना दें समझने के लिए, ऐसे एक छोटा सा घन बना लिया हमने, यहाँ पे एक आवेश को बना लिया, तो आवेश से होगा क्या कि यहाँ से वैद्युत बल रेखा ऐसे निकलेंगे, ऐसे बाहर निकल जाएंगे, ऐसे इंटर होगी, ऐसे बाहर, ऐसे इंटर होगी, ऐसे बाहर, ऐसे इंटर, 4 हम वैद्युत बल रेखा दिखा रहे हैं। तो ये वाला जो सामने वाला पृष्ठ है, इससे सामने वाले पृष्ठ से 4 वैद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही है, प्रवेश कर रही है। लेकिन ये जो पीछे वाला पृष्ठ है, ये यहाँ वाला, ऐसे एक पीछे भी पृष्ठ बनेगा ना, ऐसे जो पीछे वाला पृष्ठ है उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर भी तो निकल रही है। अगर इस घन की बात करें तो यहाँ से अगर इंटर हो रही है 4 वैद्युत बल रेखाएं, तो 4 वैद्युत बल रेखाएं इधर से बाहर भी तो निकल रही है। तो इंटर होने वाले को -4 और बाहर निकलने वाले को +4, टोटल कितना हो गया 0। लेकिन वही अगर जैसे ये डिजाइन है और इसके अंदर आवेश रख दिया गया, चलो -q रख दिए, हर बार +q लेते, इस बार -q, तो -q के कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी? -q के कारण वैद्युत बल रेखाएं हमेशा अंदर आती हैं, ऐसे अंदर आ रही हैं। सारी वैद्युत बल रेखा अंदर है, क्या कोई बाहर निकली? नहीं। तो जब कोई बाहर ही नहीं निकली, सारी वैद्युत बल रेखाएं अंदर आ रही है, तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। अगर आवेश को अंदर रख दिया गया प्लस वाले को, तो सारी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तब भी वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। लेकिन अगर आवेश को उस पृष्ठ के अंदर रखा ही ना जाए, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए अगर हमको किसी बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो हमको वहां पे ऐसा बनाना पड़ेगा कि आवेश उसके अंदर ही हो। ये कंडीशन है कि अगर आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, मान लो इसके कारण +q के कारण हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, कितना है, तो हमको इसके चारों तरफ एक ऐसा पृष्ठ बनाना होगा जो उसके अंदर हो, आवेश उसके अंदर हो। जैसे हम ये पृष्ठ बना दिए, गोल बना दिए, तो आवेश उसके अंदर हो गया कि नहीं? उस पृष्ठ के अंदर। हम चाहे तो घन बना रहे ऐसे, तब भी आवेश क्या हो गया? पृष्ठ के अंदर हो गया। अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है इसके कारण +q के कारण, और हम यहाँ पे गोला बना दिए, तो वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए हमेशा कभी भी आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो आप पृष्ठ के अंदर ही आवेश को रखोगे, या फिर अगर आवेश रखा हुआ है कहीं, तो आप पृष्ठ उसके चारों तरफ बनाओगे, ताकि वो आवेश कहाँ हो जाए? अंदर हो जाए। तो ये एग्जाम में वैकल्पिक क्वेश्चन पूछता है कि एक घन के बाहर एक +q कूलाम का या इतने कूलाम का आवेश रखा गया है, बताइए उस घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। उस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो 0 होगा। अब यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एक घन है, समझिएगा, एक घन है ऐसे, और इसके अंदर एक +q कूलाम वाला आवेश रखा है। एक क्वेश्चन बाहर पूछता है कि एक घन है और आवेश को बाहर रखा गया है, कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना? तो आप तुरंत बताओगे कि घन के अंदर नहीं है, इसलिए 0। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि घन के अंदर अगर आवेश को रख दिया गया, तो बताइए इस घन से गुजरने वाला या इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना? टोटल कुल वैद्युत फ्लक्स कितना? और 4 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन देगा q/ε0, दूसरा ऑप्शन देगा 6q/ε0, तीसरा ऑप्शन देगा q/ε0 × 6, और चौथा ऑप्शन देगा कोई भी, इनमें से कोई नहीं या कोई भी। ठीक है, या 0 लिख देते हैं, चलो 0। ये 4 ऑप्शन देगा। यही 4 ऑप्शन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये कि अगर पहला टाइप, क्वेश्चन नंबर पहला कि पहला टाइप को, ये जो +q है, इस आवेश को हमने घन से कहाँ रखा है? बाहर रखा है। पूछा जाए कि कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? A, B, C या D? आंसर है D ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि आवेश बाहर है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स कितना है? 0। दूसरा क्वेश्चन कि घन के अंदर, इस घन के अंदर हमने आवेश को रख दिया +q को, और पूछा जाए कि पूरे इस घन से, यानी घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना? 4 ऑप्शन। तो कितना कुल वैद्युत फ्लक्स? तो गॉस की प्रमेय तुरंत लगाएंगे। कितना वैद्युत फ्लक्स होता है? कुल आवेश का 1/ε0 होता है। तो कुल आवेश कितना? q, तो q/ε0। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? A। एक बार ऑप्शन डी सही होगा, एक बार ऑप्शन ए सही होगा। अब इसी में तीसरा वाला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं। घन ऐसे बना देगा या फिर कहेगा कि एक +q कूलाम वाले आवेश को घन के अंदर रखा गया है, कहीं रखा गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घन के अंदर रखा गया है।
अब इसके बाद पूछेगा कि बताइए घन के एक पृष्ठ से, घन के एक पृष्ठ से, कोई भी एक पृष्ठ, चाहे ऊपर वाला ले, चाहे नीचे वाला, चाहे सामने वाला, चाहे पीछे वाला, चाहे इधर वाला, चाहे इधर वाला, 6 पृष्ठ होता है ना। जैसे ये इसको हम एक चाक का डिब्बा ले ले तो यहाँ देखिए 6 पृष्ठ होता है, 1 पीछे 2 इधर 3 इधर 4 ऊपर 5 नीचे 6 पृष्ठ होता है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि आवेश को इसके अंदर रखा गया है, तो पूछा जा रहा है कुल वैद्युत फ्लक्स कितना, तो आप तुरंत कौन सा बताओ, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि गॉस की प्रमेय यही कहता है कि कुल वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 होता है। लेकिन अब दूसरा इसमें क्वेश्चन, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आवेश Q को इसके अंदर रखा गया है, लेकिन हमको टोटल नहीं निकालना है, हमको बताना है कि एक पृष्ठ से, केवल एक, ये 6 फलक है ना, 6 पृष्ठ है ना, 1 2 3 4, तो आपसे पूछेगा कि बताइए एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना, तो 6 से गुजरने वाला Q/ε0, तो 1 से गुजरने वाला 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे। देखिएगा 6 से गुजरने वाला, यानी मान लो एक बात समझने के लिए कि 6 कलम का दाम 24 रुपया है, समझने के लिए, तो 1 कलम का दाम कितना, 4 रुपये 3 रुपया, अरे भैया 6 से भाग देंगे तो 6 से कितना हो जाएगा, 4 रुपया, 1 कलम का दाम 4 रुपया होगा। तो वही कह रहा है कि 6 पृष्ठ यानी पूरे पृष्ठ, 6 पृष्ठ मतलब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 है, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला, तो 6 का इधर भाग दे देंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है, तो इस बार ऑप्शन सी सही हो गया। और ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्प के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। यही पूछा जाएगा कि एक Q कूलम वाले आवेश को घन के पृष्ठ के या घन के अंदर रखा गया है, 2 टाइप इसमें बनेगा। इस घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना, Q/ε0। घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना, तो Q/ε0, और उसमें 6 से भाग देंगे तो Q/6ε0। घन के 2 पृष्ठ से गुजरने वाला, तो भैया एक पृष्ठ से गुजरने वाला इतना, तो 2 से गुणा कर दो, 3 पृष्ठ से गुजरने वाला 3 से गुणा कर दो, 4 पृष्ठ से गुजरने वाला 4 से गुणा कर दो, 6 पृष्ठ से गुजरने वाला 6 से गुणा कर दो, तो कट जाएगा। ठीक है, तीसरा इसमें टाइप कि घन आवेश को इसके अंदर न रख के बाहर रख दिया गया और पूछा जाए कि इस घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना, तो आप बोलोगे 0। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय समझ में आया। गॉस की प्रमेय बताता है कि पृष्ठ कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हमेशा आवेश को देखो, आवेश कितना है और उसका 1/ε0 कर दो। ठीक है, चलो तो एक इस पे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए, यही 3 बहुविकल्पी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक घन जिसकी भुजा A है, इस घन, इसके बाद इसी में हम 3 टाइप दिए दे रहे हैं। नंबर 1 के बाहर +Q कूलम, सेकेंड के अंदर +Q कूलम। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। आवेश रखा गया है, आवेश को रखा गया है या स्थित है, आवेश को रखा गया है, गुजरने वाला या कहेंगे घन से गुजरने वाला या घन से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। 4 ऑप्शन वही वाले, Q/ε0, सेकेंड 6 Q/ε0, थर्ड ABCD करके लिख देते हैं, कैपिटल A लिख देते हैं, A, कैपिटल B, कैपिटल C, Q/6ε0 और कैपिटल D, कैपिटल में लिख देते हैं 0। तो पहले में क्या कह रहा है, तो पहले में कह रहा है कि आवेश को कहाँ रखा गया है, इस घन के बाहर रखा गया है +Q कूलम को, तो कितना वैद्युत फ्लक्स होगा कुल, 0। 0 कौन सा ऑप्शन है, D, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला का ऑप्शन डी सही है, कौन सा, शून्य वाला।
और सेकेंड वाला के लिए आवेश को उस पृष्ठ के अंदर रखा गया है प्लस क्यू कूलम वाले को, तो कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, Q/ε0, तो Q/ε0 हो गया। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, तो लिख दो ऑप्शन ए कौन सा है, Q/ε0, और ये सही हो गया। और इसी में तीसरा टाइप अगर पूछ दे कि आवेश को, इसी में तीसरा टाइप पूछ दिया जाए, अब यदि उसी में आगे बढ़ गया, अब यदि या ऐसे पूछ देते हैं, आवेश को रखा गया है, इसके बाद यहाँ पे घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला, या एक पृष्ठ से बद्ध लिख देते हैं, एक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, एक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, वो भी किसके लिए, सेकेंड वाले के लिए, कि एक घन जिसकी भुजा ए है, इस घन में प्लस Q कूलम के आवेश को रखा गया है, आवेश को रखा गया है, उसके बाद पूछा जाए कि घन के एक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा, और यही चार ऑप्शन आपसे अगर पूछे तो आप ऑप्शन कौन सा बताओगे, जिसमें Q/6ε0 लिखा होगा, तो यहाँ पे लिख दोगे ऑप्शन नंबर सी, Q/6ε0, और ये सही हो जाएगा। तो टोटल से पूछे तो Q/ε0, एक से पूछे तो 6 से भाग दो, जितना पृष्ठ हो उतने से भाग दो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देख लिया कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस की प्रमेय एकदम याद कर जाइएगा आप लोग, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में रखे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी φE बराबर होता है Q/ε0। और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं कि φE का वैल्यू E cos θ होता है, यानी सब बराबर है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गॉस की प्रमेय से कि φE बराबर होता है Q/ε0, और पीछे पढ़े हैं कि φE बराबर होता है E cos θ, यही तो पढ़े हैं। इसका मतलब कि φE बराबर Q/ε0 बराबर E cos θ, और इसी को हम लोग बराबर ये भी पढ़े हैं, पृष्ठ समाकलन E.dA कर लो, या फिर पृष्ठ समाकलन E.ds कर लो। ds मतलब पृष्ठ हो जाता है, यहाँ पे क्षेत्रफल से, ठीक है। तो इस सूत्र को भी नोट कर लीजिएगा नीचे गॉस की प्रमेय में, ये आगे चल के काम देगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम पे आधारित कुछ अनुप्रयोग को, जिसमें हम लोग अलग अलग आकृतियों के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कि कितनी होती है, ठीक है। तब तक के लिए, आज के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।